सोचो 1500 साल पहले का इंडिया, गुप्त साम्राज्य एकदम मजबूत, जैसे स्वर्णिम युग चल रहा हो। शांति है, खुशहाली है, कला और विद्या फल फूल रही है। लेकिन कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए तो नहीं रहता है ना। 5वीं शताब्दी आते आते चीजें बदलने लगी। गुप्त साम्राज्य इतना विशाल और शक्तिशाली कमजोर पड़ने लगा, जैसे एक विशाल वृक्ष धीरे धीरे अपनी जड़ों की पकड़ मिट्टी से खोता जा रहा हो। यह समय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य, जिसका अधिकांश उत्तरी भारत पर शासन था, बिखरने लगा। यह एक युग का अंत था। गुप्तों का पतन अचानक नहीं हुआ। यह एक धीमी प्रक्रिया थी, जैसे सूर्यास्त धीरे धीरे रात को रास्ता देता है। आखिर क्या कारण था कि यह शक्तिशाली साम्राज्य डगमगाने लगा? अंदरूनी समस्याएं थीं और बाहरी खतरे भी। साम्राज्य के भीतर हालात ठीक नहीं थे। सत्ता के लिए लड़ाइयां हो रही थीं। साम्राज्य के अलग अलग हिस्से अलग होना चाहते थे। बाहरी ताकतों ने भी साम्राज्य को धमकी दी। मध्य एशिया से एक नया दुश्मन आया, हूण। गुप्त, जो कभी इतने शक्तिशाली थे, को इन चुनौतियों का सामना करना मुश्किल लगा। अपने विशाल क्षेत्र पर उनका नियंत्रण कमजोर पड़ गया। हूण बड़े ही खूंखार योद्धा थे। ये मध्य एशिया से पहाड़ों को पार करते हुए भारत आए। इनके आने से गुप्त साम्राज्य की नींव हिल गई। हूण तूफान की तरह थे। उन्होंने हमला किया और लूटपाट मचाई, जिससे अराजकता और विनाश फैल गया। गुप्त सेनाओं को उन्हें रोकना मुश्किल लगा। हालांकि हूणों ने बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन वे पूरी तरह से जीत नहीं सके। भारतीय राजाओं ने बहादुरी से मुकाबला किया। हूण आक्रमण एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। उन्होंने गुप्तों को कमजोर कर दिया, जिससे नए राज्यों का उदय हुआ। भाग 4, नए राज्यों का उदय। जैसे जैसे गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, क्षेत्रीय राज्य प्रमुखता से उभरे। ये छोटे लेकिन शक्तिशाली राज्य थे, जिनमें से प्रत्येक का अपना शासक और कहानी थी। उत्तर में पुष्यभूति और मौखरी शक्तिशाली बने। पश्चिम में मैत्रकों ने एक मजबूत राज्य की स्थापना की। दक्षिण में चालुक्य और पल्लव शक्तिशाली ताकतें बन रहे थे। ये राज्य एक दूसरे से अलग थे। उनकी अपनी भाषाएं, संस्कृतियां और शासन करने के तरीके थे। फिर भी वे सभी भारत की विशाल टेपेस्ट्री का हिस्सा थे। इन क्षेत्रीय राज्यों के उदय ने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय चिह्नित किया। यह परिवर्तन, विविधता और नई शुरुआत का समय था। भाग 5, आस्था और संस्कृति का मेल। इस युग में धर्म और संस्कृति में परिवर्तन देखने को मिले। बौद्ध धर्म, जो गुप्तों के अधीन फला फूला था, कुछ क्षेत्रों में घटने लगा। हिंदू धर्म अपने कई देवी देवताओं के साथ लोकप्रिय बना रहा। नए मंदिर बने और पुराने मंदिरों को और भव्य बनाया गया। यह सांस्कृतिक मेल का भी समय था। हूण, जो मध्य एशिया से आए थे, अपनी परंपराएं साथ लाए। ये भारतीय रीति रिवाजों और मान्यताओं के साथ मिल गए, जिससे कुछ नया बना। उथल पुथल के बावजूद इन क्षेत्रीय राज्यों में कला और विद्या का विकास होता रहा। राजा और शासक कलाकारों, कवियों और विद्वानों के संरक्षक बने। भाग 6, कला और कहानियों का उत्कर्ष। तमाम बदलावों के बावजूद भारतीयों ने सुंदर कला का सृजन और अद्भुत कहानियां कहना जारी रखा। यह महान रचनात्मकता का समय था। अविश्वसनीय नक्काशी के साथ मंदिरों का निर्माण किया गया। अजंता की गुफाएं अपनी सुंदर चित्रों के साथ उस समय की कलात्मकता का प्रमाण है। मूर्तियां सजीव और भावपूर्ण थीं। लेखकों और कवियों ने संस्कृत, एक शास्त्रीय भारतीय भाषा में लिखा। उन्होंने नाटकों, कविताओं और कहानियों की रचना की, जिनका आनंद आज भी लिया जाता है। इस समय के महानतम लेखकों में से एक कालिदास थे। उनके नाटक और कविताएं अपनी सुंदरता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। भाग 7, एक स्थायी विरासत। 500 से 600 ईस्वी की अवधि भारत में एक महान परिवर्तन का समय था। शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ और नए राज्य उभरे। हूण आए और चले गए, भारतीय संस्कृति पर अपनी छाप छोड़ गए। लेकिन इन सब के बावजूद भारत की आत्मा मजबूत रही। उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री को समृद्ध करते हुए नए विचार और परंपराएं उभरी। यह काल हमें दिखाता है कि परिवर्तन इतिहास का एक अटल हिस्सा है।
यह हमें याद दिलाता है कि जब साम्राज्य गिर जाते हैं तब भी नई शुरुआत संभव है। एक युग का अंत ही कुछ नया की शुरुआत है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।